हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज अपन परिसंचरण तंत्र, जिसे एनसीईआरटी में शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण कहा जाता है, को शुरू कर रहे हैं। हमें पता है कि लोअर एनिमल से जब हायर एनिमल विकसित हुए तो बहुकोशिकीय जो जंतु विकसित हुए, उन बहुकोशिकीय जंतुओं में एक ऐसा सिस्टम होना आवश्यक है जिससे कि वो कुछ चीज़ों का परिवहन कर सके। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका बहुकोशिकीय जीवों में परिवहन की आवश्यकता होती है? तो जब बहुकोशिकीय जीव रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो गैसों को परिवहन की ज़रूरत होती है जिससे कि वो ऊतक तक पहुंच सके। दूसरा, शरीर में जो हार्मोन्स बनते हैं उनको अपने टारगेट अंग तक पहुंचने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो बहुकोशिकीय जंतुओं को एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती है जो इन चीज़ों का परिवहन कर सके। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो परिवहन का कार्य करती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपन को शरीर में परिवहन करना है, वो अपन देख लेते हैं। तो जंतुओं के शरीर में पदार्थ जहाँ वे बनते हैं, वहाँ से जहाँ उनकी शरीर में ज़रूरत है, वहाँ पर उन्हें पहुँचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। यह कार्य कुछ तरल के द्वारा होता है। वो तरल में पहला है रक्त। रक्त परिवहन का कार्य करता है। सेकंड है लस्सी का, और थर्ड है हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ जो है वो कीटों में होता है, ह्यूमन में हीमोलिम्फ नहीं होता है। ये तो वो तरल है जो शरीर में कुछ चीज़ों का परिवहन करते हैं। अब वो चीज़ें कौन सी है जिनका अपने को परिवहन करती है, जिनका अपने को परिवहन करना है? तो वो चीज़ें हैं पोषक तत्व, दूसरा हार्मोन, तीसरा गैसें, चौथा मेटाबॉलिक अपशिष्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, पांचवा एक और बाकी रह गया, कौन सा? एंटीबॉडी। तो ये वो चीज़ें जिनका शरीर में परिवहन होता है, और ये वो तरल है जिनके द्वारा इन चीज़ों का शरीर में परिवहन होता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अपन रक्त को कंप्लीट पढ़ेंगे, और रक्त को अपन लगभग 3 से 4 लेक्चर में पूरा कवर करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, तो आज अपन ब्लड देखने वाले हैं। ब्लड जो है वो एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति मेसोडर्मल होती है। हीमोपोइसिस, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को अपन हीमोपोइसिस कहते हैं। हीम शब्द का मतलब जो है वो ब्लड से है, पोइसिस का मतलब है बनना। तो रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस। अब ब्लड जो है वो आधात्री, मैट्रिक्स, प्लाज्मा और संगठित पदार्थ फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बनता है। ब्लड को अपन मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। एक प्लाज्मा पार्ट जो कि ब्लड का 55% पार्ट है, दूसरा है संगठित पदार्थ जो कि ब्लड का 45% पार्ट बनाता है। जो प्लाज्मा पार्ट है उसमें एमिनो एसिड, पोषक, प्रोटीन, गैसेज, आयन और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पाए जाते हैं। प्लाज्मा में मुख्यतः 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। अगर अपन इनके कार्य की बात करें तो एल्ब्यूमिन प्रासरणीय नियमन, ग्लोबुलिन शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र और फाइब्रिनोजन रक्त स्कंदन का कार्य करती है। दूसरा जो पार्ट है संगठित पदार्थ, इसको अपन 3
भागों में बांट सकते हैं, इरिथ्रोसाइट या आरबीसी, ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को अपन फिर से दो भागों में बांट सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट कणिकीय, अग्रेनुलोसाइट अकणिकीय। जो कणिकीय है इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं आती है, इयोसिनोफिलस या एसिडोफिलस भी कहते हैं इसको, दूसरा है बेसोफिलस, तीसरा है न्यूट्रोफिलस। एग्रेनुलोसाइट जो है अकणिकीय, इसमें दो प्रकार की कोशिका आती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अगर अपन डब्ल्यूबीसी के कार्य की बात करें तो इयोसिनोफिलस एलर्जी एलर्जी प्रतिक्रिया, बेसोफिलस हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन का स्रावण करती है, न्यूट्रोफिलस फेगोसाइटिक सेल है, बक्षकाणु कोशिका, मतलब जो शरीर में बाहर से बैक्टीरिया वगैरह जो एंटर करते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करती है, लिम्फोसाइट शरीर प्रतिरक्षा और मोनोसाइट फेगोसाइटिक सेल का कार्य करती है। तो अभी अपन ने ब्लड की बात की। ब्लड एक संयोजी ऊतक है और अपन टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि जितने भी संयोजी ऊतक है सबकी उत्पत्ति मीजोडर्मल। तो ब्लड की भी उत्पत्ति मीजोडर्मल है। क्यों? क्योंकि ब्लड एक संयोजी ऊतक है और सारे संयोजी ऊतक की उत्पत्ति मीजोडर्मल होती है। तो ब्लड की भी उत्पत्ति मीजोडर्मल है। उसके बाद अपन ने ब्लड को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्लाज्मा और एक संगठित पदार्थ। इस लेक्चर में अपन प्लाज्मा को कंप्लीट कर देंगे और अगले लेक्चर में अपन संगठित पदार्थों को कवर कर लेंगे। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो है वो एक हल्का पीले कलर का गाढ़ा तरल है जो कि ब्लड का 55% पार्ट कवर करता है। 55% पार्ट अकेला प्लाज्मा बनाता है ब्लड का, जिसमें से 90 से 92% जो है वाटर और 6 से 8% प्रोटीन होती है। प्रोटीन में मुख्यतः अपन ने बात पहले ही कर ली है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। नीट में प्रोटीन के कार्य पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इनके कार्य भी अपन बात कर ली है और एक बार फिर से बता देता हूं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का कार्य जो है वो है परासरण नियमन और दूसरा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन का कार्य शरीर प्रतिरक्षा और फाइब्रिनोजन का जो काम है वो स्कंदन का कार्य करती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि प्लाज्मा में बहुत सारे खनिज आयन भी पाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से खनिज आयन पाए जाते हैं? तो सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन। इसके अलावा प्लाज्मा में ग्लूकोज और एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं। फिर इन सब के अलावा प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में स्कंदन कारक भी पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें जो निष्क्रिय अवस्था में स्कंदन कारक पाए जाते हैं प्लाज्मा में, अगर अपन प्लाज्मा से इन निष्क्रिय स्कंदन कारकों को बाहर निकाल दें तो बचे हुए प्लाज्मा को अपन सीरम कहेंगे। यही सब यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि प्लाज्मा या मैट्रिक्स एक गहरे पीले रंग का गाढ़ा तरल जो रक्त के आयतन का लगभग 55% भाग है, जिसमें से 90 से 92% जल, 6 से 8% प्रोटीन। प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का कार्य प्रासरण नियमन, दूसरा ग्लोबुलिन शरीर प्रतिरक्षा, फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाना या स्कंदन। स्कंदन दोनों एक ही बात है। उसके बाद अनेक खनिज आयन जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज और एमिनो एसिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फिर रुधिर का थक्का बनाने वाले अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। अब अगर इस प्लाज्मा से अपन स्कंदन कारकों को बाहर निकाल दें तो बचे हुए प्लाज्मा को अपन सीरम कहते हैं।